हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का किंग एंड क्रॉनिकल्स। क्लास ट्वेल्थ का है थीम 9। ठीक है, इम्पीरियल ऑफिशियल्स। ये हम लोग ने पढ़ लिया, वापस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये। ठीक है, 2 मिनट के अंदर फटाफट। तो इम्पीरियल सर्विस, इम्पीरियल ऑफिशियल में हम लोग को पढ़ना है रिक्रूटमेंट एंड रैंक। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट रैंक में सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है, इन मुगल का आर्मी। ठीक है, मुगल का ऑफिसर। तो मुगल का ऑफिसर को क्या बोलते हैं, तो द ऑफिस कॉर्प ऑफ द मुगल वर्ड डिस्क्राइब द बकेट ऑफ फ्लावर या गुलदस्ता हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी ऑफ एम्पायर। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी टू द एम्पायर। ठीक है, तो ऑफिस कॉर्प ऑफ द मुगल वॉज डिस्क्राइब एज अ बकेट ऑफ फ्लावर हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी ऑफ एम्परर। ठीक है, तो अकबर इम्पीरियल टाइम तुरानी ईरानी नोबल्स प्रेजेंट थे बहुत सारे। और एक बुक है जिसका नाम है चार चमन। किसकी ने लिखा है इसको, चंद्रभान बाराहमन ने बुक लिखा है चार चमन। किसके बारे में लिखा है, मुगल नोबिलिटी के बारे में लिखा है बुक के अंदर। तो उसने उसमें बताया कि बहुत सारे पीपल, मेनी पीपल फ्रॉम द रेसेस, पीपल फ्रॉम मेनी रेसेस, अरब, ईरानियन, टर्क्स, तजीक, कुर्स, ततर्स, रशियन, एबिसियन एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे लोग, रेसेस के लोगों को आए, मुगल में काम किए हैं। जैसे यहाँ पे बुखारी, बखारी, सैयद, ये सैयदादा मतलब इंडियन मुस्लिम्स। और फिर अफगान ट्राइब्स सच लोधीस, रोहिलास, यूसुफजई एंड कास्ट ऑफ राजपूत हु वेयर एड्रेस एज राणा, राजा, राव, रयंस, राठौड़, सिसोदिया, कछवाहा, हदा, गौर, चौहान्स, पनवर, बदुरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत एंड ऑल अदर वुमेन। बहुत सारे लोग ऐसे आके मुगल कोर्ट में काम किए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताया था, जैसे दो रूलिंग ग्रुप्स जो है वो इम्पोर्टेंट है इंडियन ओरिजिन का। जो इंडियन ओरिजिन से थे वो थे राजपूत। 1560 के बाद मुगल नोबिलिटी में राजपूत का एंट्री हुआ और इंडियन मुस्लिम का एंट्री हुआ, जिसको सैयद ज़्यादा बोलते हैं। राजपूत का एंट्री क्यों हुआ, क्योंकि जो अकबर था, राजा भारमल कछवा ऑफ अंबर के बेटे के साथ शादी किया था। ठीक है, इसलिए राजपूत का एंट्री हुआ था मुगल एम्पर, मुगल नोबिलिटी के अंदर। और उसके बाद फिर अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था राजा तोडरमल, वो भी राजपूत था, तो इसके कारण वो खत्री कास्ट का था। ठीक है, उसका बाद ये सब नोबिलिटी के अंदर इंक्लूड हुए थे अकबर के। उसका फिर जहांगीर आया, तो जहांगीर में ईरानियन का पोजीशन बहुत हाई हो गया, क्योंकि उसकी जो क्वीन थी नूरजहाँ वो ईरानियन थी इसीलिए। फिर औरंगजेब राजपूत को बहुत हाई पोजीशन देता था। ठीक है, और मराठा, अंडर हिम द मराठा अकाउंटेड फॉर सर्जेबल नंबर विद इन बॉडी ऑफ ऑफिसर। तो ये औरंगजेब के अंदर मराठा के लोग भी बहुत सारे ऑफिसर थे। ठीक है, और होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर हेल्ड रैंक मनसब। और जितने भी होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस थे, मतलब जितने भी अच्छे पोजीशन पे लोग थे, वो सब मनसबदार थे। उनके पास, सबके पास मनसब था। मनसब मतलब होता है रैंक, और मनसबदार मतलब होता है होल्डर ऑफ अ रैंक। ठीक है, कंप्राइजिंग टू इकोनॉमिकल डिग्निनेशन। उनके पास जाट रैंक होता था, सवार रैंक होता था। जाट रैंक क्या होता था, जो इंपीरियल हायरार्की में कितना रैंक है, उसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन इन द इंपीरियल हायरार्की एंड सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑफिशियल्स मतलब मनसबदार का सैलरी कितना है वो जाट रैंक बताता था। और सवार रैंक क्या था, नंबर ऑफ फोर्समैन कितने रिक्रूट कर सकता है वो, सर्विस के लिए रख सकता है, वो था सवार रैंक। ठीक है, उसके बाद फिर और 1000 रैंक से ज़्यादा, 1000 जाट्स रैंक से ज़्यादा के लोग को हम लोग नोबल बोलते थे या उमारा बोलते थे। ठीक है, उसका प्यूरल है अमीर। अब देखो, अब अकबर अपने टाइम में दाग सिस्टम लाया था। दाग सिस्टम मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस बहुत अच्छे अच्छे आने चाहिए मुगल एम्पर में, उस दाग सिस्टम लाया था। एक चेहरा सिस्टम भी लाया था, जिसमें सोल्जर अच्छे अच्छे आने चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स आने चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन को मनसबदार, एज ए मनसबदार ज्वाइंट होना है, तो वो क्या करेगा, एक तजवीफ़ तजवीफ़ प्रेजेंट करेगा, किसके थ्रू, नोबल के थ्रू। और नोबल प्रेजेंट करेगा उसको एम्परर में, और एम्परर को बोलेगा कि ये पर्सन है, रिक्रूटमेंट करो इसका मनसबदार के लिए। ये एप्लीकेंट है जो उसको मनसबदार बना बना सकते हैं, इसके अंदर सारे क्वालिटी है।
तो पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द सर्विसेज पेटिशन करता था तो द नोबल्स, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा तजवीफ टू द एम्परर। नोबल रिप्रेजेंट करेगा तजवीफ टू द एम्परर, ठीक है, तजवीफ मतलब पेटिशंस। इफ द अप्लीकेंट वॉज फाउंड सुटेबल, मनसब वॉज ग्रांटेड, अगर सुटेबल फाइंड हुआ तो उसको मनसब दे दिया जाता था। जैसे मीर बख्शी जो होता था पे मास्टर जनरल, वो को ओपन कोर्ट में खड़े होता था और राइट ऑफ द एम्पर के राइट में, जैसे ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट में हजारों लोग हैं और एम्पर है, एम्पर के राइट साइड में मीर बख्शी खड़ा होगा। और मीर बख्शी कौन था? मीर बख्शी जो रिक्रूटमेंट करता था मनसबदार के आर्मी का, और वो बोलेगा एम्पर को कि कौन सा पर्सन कैपेबल है मनसबदार सिस्टम मनसबदार के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से अकबर जो होता था वो सिलेक्ट कर लेता था, अपॉइंट कर लेता था उस पर्सन को। उसके बाद फिर और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है दीवानी आला, जो है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट का सेंट्रल में फाइनेंस मिनिस्टर। दीवानी आला मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट का, सेंटर का, सेंटर का स्टेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। सदर उस सुदूर क्या है? मिनिस्टर ऑफ ग्रांट है, जो मदद ई मॉश मतलब पैसे देता था, मदद करता था लोगों का। उसके बाद फिर इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस एंड काजिस, लोकल जजेस और काजिस को अपॉइंट करने के लिए इंचार्ज होता था, ठीक है, जजेस होते थे। द थ्री मिनिस्टर्स लोकल ओकेजनली केम टुगेदर एज एडवाइजरी बॉडी, और जो तीन मिनिस्टर थे एडवाइजरी बॉडी थे एंड वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये इंडिपेंडेंट थे अपने ईच अदर से। मतलब एक मैटर दो, कौन तीन मिनिस्टर? कौन तीन मिनिस्टर? एक मीर बख्शी जो पे मास्टर जनरल था, दूसरा दीवानी आला जो फाइनेंस मिनिस्टर था, तीसरा सदर उ सुदूर जो मिनिस्ट्री ऑफ ग्रांट था। ये तीनों मिनिस्ट्री आपस में इंटर इंडिपेंडेंट थे। ये किसके किससे रॉयल रहेंगे, किसके लॉ रहेंगे? तो ये एम्पर के रॉयल लॉ रहेंगे, ठीक है। दे रिस्पॉन्सिबल टू द एम्परर, ठीक है। एंड नोबल स्टेशन, जो नोबल जो कोर्ट में रहते थे उसको बोलते थे तैनात ई रकब, ठीक है। नोबल स्टैंड एट द कोर्ट इज कॉल्ड तैनात ई रबत, वेयर अ रिजर्व फोर्स टू बी डिप्यूटेड टू प्रोविंसेस ऑन द मिलिट्री कैंपेन। तो ये प्रोविंसेस में डिप्यूट होता था या तो मिलिट्री कैंपेन करते थे इन लोग, ठीक है। जो नोबल स्टेशन होते थे कोर्ट में, जिसको बोलते थे तैनाती रकब, वेयर अ रिजर्व फोर्स, ये रिजर्व फोर्स होता था टू बी डिप्यूटेड टू अ प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस में डिप्यूट करते थे या तो मिलिट्री कैंपेन करते थे इन लोग। और इनका ड्यूटी था हर दिन मॉर्निंग में और इवनिंग में आके दो बार एक्सप्रेस करना सबमिशन टू द एम्परर इन द पब्लिक ऑडियंस हॉल। पब्लिक ऑडियंस हॉल में आके सबमिशन करना है, ये हर दिन का काम था इनका, 2 दिन। दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड राउंड द लॉक, और पूरे साल एम्परर को पूरा रिस्पॉन्सिबल था उनका, गार्डिंग करना है एम्परर को, और 24 घंटे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड द एम्परर। तो द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल रिकॉर्ड वाज द मेजर कंसर्न ऑफ द मुगल एम्परर द मीर बख्शी। जो मीर बख्शी, देखो, कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड द डिटेल रिकॉर्ड वॉज मेजर कंसर्न। एकदम एग्जैक्ट और डिटेल रिकॉर्ड तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को मीर बख्शी जो है सुपरवाइज करता था कॉर्प ऑफ द कोर्ट राइटर, जिस कोर्ट राइटर कौन होते थे? वाक्य नवीश, ठीक है, वाक्य नवीश कोर्ट राइटर होते थे। तो इनको कोर्ट राइटर को कौन सुपरवाइज करता था? मीर बख्शी, ठीक है। तो कोर्ट राइटर को सुपरवाइज करेगा मीर बख्शी, और कोर्ट राइटर क्या करते थे? हु रिकॉर्ड ऑल द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। जो भी कोर्ट में जितना भी डॉक्यूमेंट जा रहा है, एप्लीकेशन जा रहा है, उस सारे को किसने लिखा है? वाक्य नवीस ने लिखा है, ठीक है, वाक्य नवीस लिखते थे। और उसको सुपरवाइज कौन कर रहा था? मीर बख्शी सुपरवाइज करते थे। और जितने भी इंपीरियल ऑर्डर्स है, फरमान है, वो भी कौन लिखेगा? वाक्य नवीस ही लिखेगा, ठीक है। जितने भी इंपीरियल ऑर्डर्स है वो उसको वाक्य नवीस ही लिखता था। इन एडिशन एजेंट ऑफ नोबल्स, जो एजेंट ऑफ नोबल्स होते थे, वकील्स जिसको बोलते हैं, एजेंट ऑफ नोबल्स होते थे, एंड रीजनल रूलर रिकॉर्ड द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम द एग्जल्टेड कोर्ट अंडर द एग्जल्टेड कोर्ट अकबरत ई दरबार ई मुआला विद द डेट एंड टाइम ऑफ द कोर्ट एंड सेशन। देखो, जब भी कोई भी सेशन चल रहा है
या कुछ जजमेंट चल रहा है या अकबर से कुछ बातें चल रहा है, तो उसको लिखा जाता था, उसको रिकॉर्ड किया जाता था। एंटायर प्रोसीडिंग, जैसे पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग होता है ना, उसको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो वैसे ही अकबर का जो होता था, अकबर जहांगीर, इनका प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है। और रिकॉर्ड कौन करता था? एजेंट करता था, एजेंट ऑफ द नोबल्स, जो नोबल्स के एजेंट होते थे ना, जिसको वकील बोल रहे हैं, वकील बोलते थे, एजेंट ऑफ द नोबल्स, वकील, वो करता था रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कैसे करता था? एक हेडिंग डालता था, हेडिंग का नाम क्या था? न्यूज़ फ्रॉम द एग्जल्टेड कोर्ट, न्यूज़ फ्रॉम द एग्जल्टेड कोर्ट, जिसको बोलते हैं अकबरत ई दरबार ई मुआला, अकबरत ई दरबार ई मुआला। उसमें वो डेट क्या क्या लिखता था? डेट लिखता था और टाइम लिखता था कोर्ट सेशन का। ठीक है, कोर्ट का कौन से डेट में हो रहा है, कौन सा टाइम में हो रहा है, वो लिख के, और फिर क्या क्या हो रहा है वो कोर्ट के सेशन में, वो सारा चीज़ लिखता था उसके अंदर। और वो कौन करता था? एजेंट ऑफ द नोबल करता था, वकील ऑफ नोबल करता था। ठीक है। फिर ये क्या था? अकबरत था। तो ये जो अकबरत है, तो अकबरत कंटेन ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच अटेंडेंस एट द कोर्ट। तो अकबरत, उसमें क्या क्या रहता था, क्या क्या लिखता था? ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहता था उसके अंदर, सच एज अटेंडेंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में कौन कौन अटेंडेंस है, कौन कौन प्रेजेंट है वो, ग्रांट ऑफ ऑफिस, किसको कितना, क्या क्या ग्रांट मिला ऑफिस से, क्या क्या टाइटल मिला है, या डिप्लोमेटिक मिशन क्या था, डिप्लोमेटिक मिशन क्या है, प्रेजेंट रिसीव क्या क्या किया है उन लोग ने, उन लोग को कुछ रिसीव मिला है तो प्रेजेंट क्या क्या रिसीव किया है। ठीक है, कोई क्या गिफ्ट है, क्या नहीं गिफ्ट है वो, एट इंक्वायरीज मेड बाय द एम्परर अबाउट द हेल्थ ऑफ एन ऑफिसर। और अगर इंक्वायरी मेड बाय द एम्परर, अगर एम्परर ने कोई इंक्वायरी किया है हेल्थ ऑफ ऑफिसर के बारे में, तो वो भी लिखा रहता था। दिस इंफॉर्मेशन वैल्यू फॉर द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ किंग एंड नॉवल्स। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को, राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक का हिस्ट्री लिखने के लिए राइटिंग ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आम पब्लिक का हिस्ट्री तो हम लोग को मिलता नहीं है, तो लेकिन यहाँ से आम पब्लिक का हिस्ट्री हम लोग को मिलता है, एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ किंग एंड नोबल्स। ठीक है। उसके बाद फिर न्यूज़ रिपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द किंगडम। उसका न्यूज़ रिपोर्ट एंड द ऑफिशियल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रीजन। और देखो, न्यूज़ रिपोर्ट और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो पूरे मुगल एम्परर में ही जाना चाहिए। जैसे कि दिल्ली सल्तनत था, तो उसके अंदर एक दो सिस्टम था, उलूक सिस्टम और दावा सिस्टम। वो पोस्ट सिस्टम था ना, पोस्ट सिस्टम था, तो दावा सिस्टम ज़्यादा फास्ट था, और उलूक सिस्टम हॉर्स हॉर्स सिस्टम था, दावा सिस्टम फुट सिस्टम था। तो उलूक सिस्टम ज़्यादा फास्ट था। तो वैसे ही मुगल एम्पायर के टाइम भी इस पोस्ट को, इंपीरियल पोस्ट को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम था, जिसको बोलते हैं कासिद, क्या, पथमार। ठीक है, तो ये राउंड द क्लॉक, मतलब 24 आवर काम करता था, राउंड द क्लॉक रिले ऑफ फुट रनर। रिले ऑफ फुट रनर मतलब होता है जो फुट से चल रहे, पैर से चल रहे, भाग रहे। और रिले मतलब होता है हर एक, जैसे रिले रनिंग होता है ना, हर एक 100 मीटर भागेंगे, फिर उस 100 मीटर हम भागेंगे, 100 मीटर फिर कोई दूसरा भागेगा, 100 मीटर कोई तीसरा भागेगा। तो ऐसे करके एक सराय बना दिया गया था मुगल एम्पायर में। और पहले 100 मीटर कौन, पहले 400 मीटर कौन चलता था? एक आदमी चलेगा, एक न्यूज़ ले लेगा हाथ में, और वो 100 मीटर भाग, 200 मीटर भाग के, और फिर वो न्यूज़ दूसरे आदमी को देगा, और दूसरा आदमी 200 मीटर भागेगा और न्यूज़ तीसरे आदमी को देगा। ऐसे करके वो जो इम्पीरियल पोस्ट है ना, वो पोस्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो पहुंच जाता था दूसरे के पास, एम्पायर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता था। ठीक है। तो राउंड द क्लॉक रिले फूड रनर कासिद और पथमार कैरिंग पेपर रोल्ड अप इन अ बाम्बू कंटेनर। और वो जो पेपर रोल करके बाम्बू कंटेनर में रखा रहता था, और जिसके कारण वो पहुंचाते थे एक एम्पर से दूसरे एम्पर के बीच में। ठीक है। द एम्पर रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम इवन डिस्टेंस प्रोविंशियल कैपिटल। तो एम्पर रिसीव रिपोर्ट्स, एम्पर को रिसीव रिपोर्ट भी मिलता था। द एम्पर रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल विद इन द फ्यू डेज। एजेंट और नोबल पोस्टेड आउटसाइड द कैपिटल राजपूत प्रोविंसेस एंड ट्रिब्यूटरी रूलर और एसयूडियस कॉपी दिस अनाउंसमेंट एंड सेंड द कंटेंट बाय मैसेंजर back to their master. The emperor was connected by surprisingly rapid information loop for public news.
तो जो राजपूत प्रिंसेस होते थे और ट्रिब्यूटरी जो रूलर्स होते थे परफॉर्म करते थे टास्क विद अ ग्रेट केयर। एस मतलब परफॉर्म अ टास्क विद अ ग्रेट केयर, ठीक है, और उस तरीके से वो अपना काम करते थे। अब बियॉन्ड द सेंटर, अब सेंटर के बियॉन्ड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे हम लोग। तो देखो सुबास जो एम्पायर था, एम्पायर को कितने सुबास में कन्वर्ट डिवाइड किया गया था, 15 सुबास में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो सुबास को क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस। द डिवीजन ऑफ फंक्शन एस्टेब्लिश सेंटर वर रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस सुबास, ठीक है, वेयर द मिनिस्टर एज द करस्पॉन्डिंग सबॉर्डिनेट दीवान बख्शी सदर। अब यहाँ पे देखो दीवान याला नहीं रहा, सिर्फ दीवान रह गया। मीर बख्शी नहीं रहा, सिर्फ बख्शी रह गया। और सदर उस सुदूर नहीं रहा, सिर्फ सदर रह गया। तो इन लोग कौन थे, इन लोग प्रोविंशियल नोबल लोग थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर लोग थे। और जो हेड था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन था, गवर्नर था। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कौन था, तो गवर्नर था, सूबेदार था। वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता था प्रोविंशियल एम्परर को, ठीक है। उसका फिर प्रोविंशियल को किस में डिवाइड किया गया था, सरदार सरकार में, ठीक है। पहले एम्परर था, एम्परर के बाद प्रोविंशियल जो सुबास हो गया, सुबास के बाद सरकार हो गया, फिर सरकार के बाद क्या आएगा, परगाना आएगा, ठीक है। तो सरकार को, सरकार इंटू विच ईच सूबा was divided after overlap with the jurisdiction of the फौजदार कमांडर which deploy with the contingent of the heavy this in the district। उसका भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट द वाज लुक आफ्टर द लेवल ऑफ द परगाना। और उसके बाद सरकार के बाद क्या था, परगाना था। और परगाना में क्या होता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। किससे, 3 सेमी हेडिटरी ऑफिसर था, 3 सेमी हेडिटरी ऑफिसर था। उसका नाम क्या है, कानूंगो, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता था, कानूंगो। और चौधरी जो इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का, इंचार्ज कौन था, चौधरी। और काजी, ठीक है, ये कौन थे, परगाना के ऑफिसर थे। कानूंगो क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखते थे कानूंगो। चौधरी क्या है, चौधरी कौन है, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। और काजी क्या है, जो जज होते थे, वो काजी होते थे, ठीक है। उसके बाद ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन अ लार्ज सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्लर्क एंड अकाउंटेंट, ऑडिटर, मैसेंजर एंड अदर फंक्शनरीज हु वेर टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिसर्स फंक्शनिंग इन द accordance with the standard rules and procedure and generating copious written order and records। तो Persian was made the language of administration throughout, but local language was used for the village accountant। देखो हर एक ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन लार्ज सपोर्ट ऑफ स्टाफ एंड क्लर्क। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट था जिसमें हर एक में स्टाफ होते थे, क्लर्क अकाउंटेंट के लिए या ऑडिटर के लिए, मैसेंजर के लिए, अदर फंक्शंस करते थे वो, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारा जनरेट करते थे कॉपीज, रिटर्न ऑर्डर एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो एक कॉपी से काम नहीं चलेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कॉपी करके दूसरा दूसरा बहुत सारा रिकॉर्ड्स लाना पड़ेगा। तो ये सब का सारे ऑफिसर लोग थे वहाँ पे, ठीक है। बट लोकल लैंग्वेज वेयर यूज विलेज अकाउंटेंट। तो देखो पर्शियन लैंग्वेज तो पूरा ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता था, और बट लोकल लैंग्वेज यूज होता था कहाँ पे, विलेज अकाउंटेंट के यहाँ पे लोकल लैंग्वेज यूज होता था, ठीक है। मुगल क्रॉनिकल यूजली पोर्ट्रे द एम्पर एंड हिज कोर्ट एज कंट्रोलिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। और मुगल क्रॉनिकल्स में बताया गया है कि पूरा एम्पर को, उसके कोर्ट को कौन कंट्रोल करता था, एंटायरली कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस डाउन टू द विलेज लेवल। पूरा विलेज लेवल तक मुगल एम्पर उसको कंट्रोल करता था। As you have seen this chapter 8, these hardly have the process of free of tension. The relationship between local handed magnates, the zamindars, and the representative of the Mughal emperor was sometimes marked of conflict over the authority and the share of resources। और कभी कभी क्या होता था, जो जमींदार है और मुगल एम्पर का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव द मुगल एम्पर और जमींदार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, किसको लेके, अथॉरिटी को लेके और द शेयर ऑफ रिसोर्सेज को लेके, ठीक है। तो जमींदार ऑफ्टन सक्सेस इन मोबिलाइजिंग द पीजेंट सपोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। तो इसीलिए जमींदार सपोर्ट करते थे पीजेंट को अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, ताकि पीजेंट और जमींदार एक साथ हो जाए। अब देखो बियॉन्ड द फ्रंटियर। अब बियॉन्ड द फ्रंटियर क्या है, तो मतलब अब थोड़ा सा वॉर देखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा ये इसमें, जैसे बहुत सारे टाइटल लेते थे, राइटर ऑफ द क्रॉनिकल लिस्ट मेनी हाई साउंडिंग टाइटल। जैसे शाहजहाँ का टाइटल का नाम क्या है, किंग ऑफ किंग। शाहजहाँ मतलब किंग ऑफ किंग, ठीक है। जहांगीर मतलब वर्ल्ड सीजर, वर्ल्ड सीजर।
वर्ल्ड सीजर, वर्ल्ड बर्नर भी बोलते हैं, वर्ल्ड बर्नर या वर्ल्ड सीजर। शाहजहाँ को किंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, शहनशाह, शहनशाह किंग ऑफ किंग, शाहजहाँ को किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब बड़े बड़े टाइटल लेते थे ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर एक हम लोग को पढ़ना है सफ़ाविद एंड द खंडहर। सफ़ाविद कौन थे? सफ़ाविद ईरान के रूलर थे। सफ़ाविद कौन थे? ईरान के रूलर थे। और खंडहर क्या था? एक जगह का नाम है, अफगानिस्तान के भी थोड़ा सा वहाँ पे है, वेस्ट एशिया में। और खंडहर के लिए लड़ाई था सफ़ाविद एम्पायर में और मुगल एम्पायर के बीच में, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एम्पर, मुगल किंग एंड द नेबरिंग कंट्री ऑफ द ईरान एंड तुरान हिंग्ड ऑन कंट्रोल ऑफ द फ्रंटियर डिफाइंड बाय द हिंदुकुश माउंटेन, ठीक है। ऑल द कंकरर हु थॉट टू मेक द वे इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू क्रॉस द हिंदुकुश टू हैव एक्सेस टू नॉर्थ इंडिया, कांस्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू अवॉइड ऑफ पोटेंशियल बाय द कंट्रोलिंग नोटेबली काबुल एंड द खंडर। खंडर वाज द, अब देखो जो खंडार था वो बोन ऑफ कंटेंशन था। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब राइवलरी। तो खंडार वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन किसके बीच में? सफाविद ऑफ ईरान और मुगल ऑफ इंडिया, इनके बीच में लड़ाई था, ठीक है। खंडार कहाँ है? खंडर कहाँ है? देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये इंडिया है, समझ लो ये इंडिया है, यहाँ पे काबुल है, यहाँ पे खंडार है, ये है खंडार, खंडहर, ठीक है, ये है खंडहर, ठीक है। और फिर यहाँ पे काबुल है, ठीक है, यहाँ पे काबुल है। तो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे सफ़ाविद रूल कर रहे हैं। यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? सफ़ाविद। यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? सफ़ाविद, ठीक है। यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? सफ़ाविद। और यहाँ पे कौन है? मुगल। तो मुगल और सफ़ाविद के बीच में ये वाला जो रीजन था ना खंडार, इसके बीच में लड़ाई था, ठीक है। तो इसमें लास्ट में क्या होता है? इसमें हुमायूं रिकंकर्ड इन 19, फिर अकबर जो है 1595 में उसको रिकंकर कर लेता है खंडहर को। उसका वाइल द सफाविद कोर्ट रिटर्न डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द मुगल, इट कंटिन्यू स्टेक टू क्लेम टू खंडहर। फिर 1613 में जहांगीर अपना डिप्लोमेटिक एनवॉय सेंड करता है कोर्ट ऑफ शाह अब्बास टू प्लीड द मुगल केस इन रिटर्निंग खंडार, खंडार को देने के लिए, बट मिशन फेल हो जाता है। और पर्शियन जो आर्मी होती है, सफ़ाविद की आर्मी होती है, वो बेसिक कर लेती है खंडार को और खंडर को अपने अंदर कैप्चर कर लेती है। तो बेसिकली खंडर जो है वो सफ़ाविद एम्पायर के अंदर चले जाता है ठीक है, जहांगीर के टाइम। उसके बाद फिर देखो द ऑटोमन पिलग्रिम एंड द ट्रेड, द ऑटोमन पिलग्रिम एंड द ट्रेड, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द ऑटोमन वॉज मार्क बाय द कंसर्न टू एंसर free movement for merchant and the pilgrim in the territory under the Ottoman control. This was especially true for the Hijaz, that part of the Ottoman Arabia where the important pilgrim center of Mecca and Medina was located. तो देखो ऑटोमन जो एम्पायर था उसके उससे मुगल एम्पायर का ट्रेड था अच्छा खासा, ठीक है। उनका रिलेशन था मुगल एंड द दिस, और वो फ्री मूवमेंट करते थे मर्चेंट एंड पिलग्रिम का। पिलग्रिम मतलब जैसे वहाँ पे मक्का मदीना जाने के लिए, ठीक है। अंदर द ऑटो जो भी ओटोमन कंट्रोल के हाथ में था ना, ओटोमन के हाथ में था वो सब कंट्रोल। सो दिस वाज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजा, दैट पार्ट ऑफ द ओटोमन अरेबिया वेयर द इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ मक्का एंड मदीना वेयर लोकेटेड। तो मुगल एम्पायर यूजली कंबाइंड रिलीजन इन द कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंट टू एडन मोक्का, बोथ सी एंड द डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स, ठीक है। और when the Aurangzeb discovered cases of misappropriation of the fund sent to Arabia, he favored that distribution in India, though he was much as house god as Makkah. तो जब औरंगजेब ने देखा कि बहुत सारा पैसे जा रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है फंड का, जो पैसा भेज रहा है अरेबिया में और वो मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये फेवर दैट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो उसने वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा इंडिया में ही, और विच ही थॉट वाज एज मच एज हाउस ऑफ गॉड एज मक्का। तो औरंगजेब बोलता है कि इंडिया ही जो है वो हाउस ऑफ गॉड है, जैसे मक्का है वैसा ही इंडिया हाउस ऑफ गॉड है। तो ऐसे औरंगजेब अपना बोलता है, क्यों? क्योंकि पैसे का मिसयूज हो रहा था इसके कारण। अब जीसूट एट द मुगल कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जीसूट एट द मुगल कोर्ट क्या है? तो यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट ऑफ जीसूट मिशनरीज। यूरोप को इंडिया के बारे में कैसे पता चलता है? जीसूट मिशनरी से।
जेस्यूट मिशनरी से, ट्रैवलर्स, मर्चेंट एंड डिप्लोमेट्स। ठीक है, तो यूरोप रिसीव नॉलेजेबल नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट ऑफ जेसूट मिशनरीज, ट्रैवलर, मर्चेंट एंड डिप्लोमेट्स। द जेसूट अकाउंट आर अर्लीस्ट impression of the Mughal court ever recorded by the European writers. Following the discovery of a direct sea route to India at the end of the 15th century, Portuguese merchants established a network of trading stations at the coastal city. The Portuguese king was also interested in the propagation of the Christian within the Hebrew missionaries of the Society of Jesus. तो देखो, कभी भी जो पोर्चुगीज लोग थे वो इंडिया है ना, पोर्चुगीज किंग जो है वो इंटरेस्ट था कि क्रिश्चियनिटी फैलाओ पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो क्रिश्चियन जो पोर्चुगीज किंग था वो पहले तो हम लोग को पता है 15th सेंचुरी में डायरेक्ट सी रूट मिल गया था कैप ऑफ गुड होप से। कैप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा आ गया था इंडिया, तो इन लोग को तो इंडिया का सी रूट मिल गया था, तो इन लोग इंडिया में आराम से आ सकते थे कोस्टल सिटीज़ में। तो कोस्टल पोर्चुगीज किंग का क्या काम था, वो इंटरेस्टेड था कि आप इंडिया में क्या करो, क्रिश्चियनिटी को फैलाओ विद द हेल्प ऑफ मिशनरीज। किसके हेल्प से, तो मिशनरीज के हेल्प से। और मिशनरीज मतलब लोग, ऐसे लोग जो क्रिश्चियन को फैलाते हैं। ठीक है, और इन लोग ने एक सोसाइटी बनाया था, सोसाइटी ऑफ जीसस। तो सोसाइटी ऑफ जीसस को ही बोलते हैं जेस्यूट, और इन लोग के यही सोसाइटी ऑफ जीसस और जेस्यूट के लोग ही क्रिश्चियन फैलाते थे इंडिया में। ठीक है, द क्रिश्चियन मिशन टू इंडिया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी वे पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग। और यही जो क्रिश्चियन मिशन टू इंडिया था ना, ये पार्ट ऑफ क्या था, ट्रेड था, और ट्रेड करना है, फिर ट्रेड के बाद एम्पायर बिल्डिंग करना है, एम्पायर बिल्डिंग फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अकबर बहुत क्यूरियस था अबाउट द क्रिश्चियनिटी। अकबर बहुत क्यूरियस था क्रिश्चियनिटी को लेके। एंड द डिस्पेज एम्बेसी टू गोवा, और उसने फिर अपना एम्बेसी भेजा गोवा में। और क्या क्यों भेजा गोवा में, क्यों गोवा में उस टाइम पोर्चुगीज़ के लोग रहते थे, तो गोवा में भेजा, और गोवा में इनवाइट किया जेस्यूट प्रिस्ट को। तो ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस है ना, इसमें जो जेस्यूट लोग हैं उनको इनवाइट किया कि आओ हमारे इबादत खाना में। ठीक है, अकबर बोलते हैं। तो अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पेज एन एम्बेसी टू गोवा टू इन्वाइट द जीसस प्रिस्ट। द फर्स्ट जीसस मिशन टू रीच द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सिकरी in 1580। और 1580 में फर्स्ट जीसस मिशन कहाँ पे आया, फतेहपुर सिकरी में आया, मुगल कोर्ट में। और वो 2 साल रहा था मुगल कोर्ट में। ठीक है, द फर्स्ट जीसस मिशन रीच द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सिकरी in 1580 एंड स्टे फॉर द 2 year। द जीसस स्पोक टू अकबर अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिबेटेड वर्च्यू विद द उलमास। और जो जीसस आए और उन्होंने अकबर से बात किया अबाउट द क्रिश्चियनिटी के बारे में, और डिबेट किया वर्च्यू विद द उलमास। और जो भी उन क्रिश्चियन का जो भी प्रो कौन से है वो सब डिस्कस किया उलमा से। उलमास कौन थे, जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम सोसाइटी के, उनके साथ डिस्कस किया। 2 more मिशन वे सेंड, और भी 2 more मिशन सेंड किया गया मुगल कोर्ट में लाहौर में, क्योंकि 1585 में लाहौर में कोर्ट्स को रिशिफ्ट कर दिया गया था ना। तो 1591 में 1595 में 2 मिशन और आया था। ठीक है, जेस्यूट का। तो जेस्यूट अकाउंट आर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड द सेट लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर एंड पब्लिक असेंबली। द जेस्यूट वेर असाइन प्लेस टू क्लोज अप्रोक्सीमेटली टू द अकबर थ्रोन। तो अकबर थ्रोन के आसपास ही उन लोग को जगह मिलता था। दे कंपनी हिम ऑन द कंपेन टूटर ही चिल्ड्रेन एंड वेर ऑफ्टन कंपेनियन टू लेजर वर हावर। द जीसस अकाउंट कोरोबरेटेड। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसका फिर ये देखो, जो फर्स्ट जीसस मिशन का जो मेंबर था वो था मोन्सेरेट। ठीक है, और ये मोन्सेरेट अकबर से थोड़ा नाराज़ हो गया था। ठीक है, मोन्सेरेट। और ये है, देखो, इट इज़ हार्ड टू एग्जैगरेट हाउ असेसिबल ही, मतलब अकबर मेक हिमसेल्फ टू ऑल हु विशेस ऑडियंस ऑफ हिम, फॉर ही क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन फॉर एनी वन कॉमन पीपल आउट ऑफ नोबल टू सी हिम कन्वर्स विथ हिम, एंड ही endeavored to show himself pleasantly spoken, affable rather than severe towards all who come to speak with him. It is very remarkable how great an effect this courtesy and affability has attached to the mind of his subject. अब देखो, और जो फर्स्ट यूएस मिशन का जो हेड कौन था,
तो पादरी रुडोल्फ अक्वाविवा वॉज द हेड ऑफ लीडर ऑफ द फर्स्ट जीसस मिशन। ठीक है। और ये पेंटिंग में इसका ये जो ऊपर लिखा है ना, ये नाम लिखा है पादरी रुडोल्फ एक्वाविवा। इसका नाम लिखा है पादरी रुडोल्फ एक्वाविवा का नाम लिखा है। वो जो लीडर था फर्स्ट जीसस मिशन का। और फर्स्ट जीसस मिशन का मैन कौन था, पर्सन कौन था, मेंबर कौन था, मॉन्सरेट। ठीक है। अब क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। ठीक है। द हाई रिस्पेक्ट शोन बाय द अकबर टुवर्ड द एम्परर मेंबर ऑफ द जीसस मिशन इम्प्रेस हिम डीपली। तो अकबर पूरा इम्प्रेस हो गया। और दे इंटरप्रेट द एम्परर ओपन इंटरेस्ट इन द डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियनिटी को पूरा इंटरेस्ट हो गया था अकबर एज ए साइन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द फेथ। तो मोन्सेरेट को क्या लगा कि ये एक्सेप्ट कर लेगा क्रिश्चियनिटी, मुगल एम्परर अकबर। ठीक है। बट अकबर तो एक्सेप्ट किया नहीं। सो दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट ऑफ द रिलीजियस इंटॉलरेंस। इसीलिए अब देखो वेस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा था, रिलीजन को लेके फाइट चल रहा था। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में रिलीजन को लेके फाइट चल ही नहीं रहा था। अकबर इतना काम और इतना सब रिलीजन का सुनता था, सब रिलीजन का रिस्पेक्ट भी करता था, जिसके कारण मॉन्सरेट ने क्या बोला, किंग द किंग मॉन्सरेट रिमार्क दैट द किंग केयर लिटिल दैट इन अलोइंग एवरीवन टू फॉलो हिज रिलीजन ही वॉज इन रिटी वॉलेटिंग ऑल। मतलब किंग जो है वो सबको फॉलो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है, सबको बोल रहा है कि तुम अपना अपना रिलीजन फॉलो करो। लेकिन वो मॉन्सरेट ऐसा बोलते हैं कि भले किंग सबको अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है, लेकिन किंग सबका जो रिलीजन को वायलेट कर रहा है, ऐसे दे के, मतलब ऐसे बोल के कि तुम अपना अपना रिलीजन फॉलो करो, इस दे के ऐसे करके सारे रिलीजन को वायलेट कर रहा है अकबर, ऐसे बोल रहे हैं मॉन्सरेट। ठीक है। क्यों ऐसे बोलते हैं मॉन्सरेट, क्योंकि मॉन्सरेट आया था यूरोप से, और यूरोप में उस टाइम वॉर चल रहा था रिलीजन को लेके, इसीलिए वो लगा कि इंडिया में इतना शांति कैसे हो सकता है और यूरोप में इतना रिलीजन को लेके इतना वॉर है। और एक कारण ये है कि वो चाहता था कि अकबर कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियन में, इसीलिए उसने ऐसा रिमार्क दिया। ठीक है। सो अकबर क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज ले टू द इंटरफेथ डिबेट इन द इबादत खाना में पूरा डिबेट हुआ। और अकबर क्वेस्ट फॉर द रिलीजियस नॉलेज ले टू द इंटरफेथ डिबेट इन द इबादत खाना और फतेहपुर सिकरी बिटवीन द लर्न मुस्लिम, हिंदू, जैनस, पारसीस, क्रिश्चियंस। और अकबर रिलीजियस व्यू मैचर एज ही क्वेरीड scholars of the different religious sects and gather knowledge about their doctrines. Increasingly, he moved away from the orthodox Islamic way of understanding religious towards the self-conceived electric form of divine worship focus on the light। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। उसके बाद होम इन हरम। होम इन हरम क्या है, ये एग्जैक्ट मिला है हम लोग को अब्दुल कादिर बदौनी से। बदौनी ने एक बुक लिखा था मुंतखाब उत तवारीख, उसके अंदर लिखा है अ थियोलॉजियन कोड बदौनी वॉज ए क्रिटिकल एम्प्लॉइज पॉलिसी एंड डिड नॉट विश टू मेक द कंटेंट ऑफ हिज बुक पब्लिश। तो इसमें लिखा है कि द कम्प्लीमेंट इज वाई द डॉटर ऑफ द राजेस ऑफ हिंद, जो हिंदू का राजा था उनके डॉटर से शादी करता था ना, तो अकबर उनसे शादी करता था, तो ही मैजेस्टी हैज़ बीन परफॉर्मिंग होम इन हरम, जो हरम है हाउस होल्ड है उसके अंदर होम कराता था। आज हम होम कराते ना, होम कराते कि नहीं घर में हिंदू लोग, तो वैसा होम कराता था हरम। होम मतलब वो जो आग जलता है, आग में हम लोग होम करते हैं ना, हिंदू हिंदू सोसाइटी में कैसे करते होम, तो घी डालते हैं और उसके अंदर लकड़ी डालते हैं और होम करते हैं, होम करवाते घर में, तो वैसा होम कराता था अकबर अपने टाइम अपने घर में। सोचो मुस्लिम सोसाइटी में तो ये तो था नहीं कुछ भी, लेकिन अकबर करवाता था। ठीक है। तो इसलिए होम इन हरम, तो विच इज़ अ सेरेमनी डिराइव फ्रॉम द फायर वर्कशिप अति प्रतस्ती, बट ऑन द न्यू ईयर ऑफ द 25th रीजनल ईयर 1578 ही प्रोस्ट्रेट पब्लिकली बिफोर द सन एंड द फायर। और पूरा सन के नीचे फायर भी करा के पूरा न्यू ईयर मनाता था। बताओ। इन द इवनिंग होल कोर्ट हैज राइज अप पीसफुल्ली रिस्पेक्टफुल्ली व्हेन द पाम एंड द कैंडल वेर लाइटेड। और जब दिवाली के टाइम कैंडल और लाइट भी जलाता था, और सब रिस्पेक्टफुल्ली सबका रिस्पेक्ट भी करता था अकबर। ठीक है।
इस तरीके से आपका हो गया चैप्टर ख़त्म। देखो, हो गया चैप्टर ख़त्म ये। उसके बाद फिर ये सब मैं आपको सब बता दिया हूँ, ठीक है। डेट तो याद मत रखना, बट ये याद रखना है सब। लाहौरी ने पहला 2 दफ्तर कंप्लीट किया था बादशाहनामा का, तीसरा दफ्तर मोहम्मद वारिस ने कंप्लीट किया था। आलमगीर नामा का मोहम्मद काजी ने लिखा था, फर्स्ट 10 ईयर ऑफ औरंगजेब रीन। आलमगीर नामा कौन कंपन किया था, मोहम्मद काजिम। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ये सब बता दिया। और अकबर ने अपना लिखा था बाबर नामा, पर्शियन में ट्रांसलेट किया था बाबर नामा। जहांगीर जहांगीर नामा, ठीक है। जहांगीर राइट हिज मेमोर जहांगीर नामा। अब्दुल फजल राइट रोड द अकबर नामा। हो गया। इसके बाद फिर एक और एक बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हरबंश मुखिया का द मुगल ऑफ इंडिया, ठीक है। बस अब ये सारा चैप्टर आपका ख़त्म और ये पूरा बुक भी आपका ख़त्म, ठीक है। थीम टू थीम इन यूनिवर्सिटी पार्ट 2 12th का बुक था, ये ख़त्म हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट करेंगे थीम 3 का, ठीक है। ओके, बाय।